मौर्य साम्राज्य के पतन। वस्तुतः अशोक के बाद जो उसके उत्तराधिकारी हुए वो पूरी तरीके से युद्ध नीति से अपरिपक्व थे और युद्ध नीति का अनुसरण नहीं कर रहे थे, और इसके साथ साथ ही बौद्ध धर्म का अति समर्थन करने के कारण जो उनके विभिन्न प्रकार के सेनापति थे उनके विरोधी हो गए। उनमें से एक सेनापति पुष्यमित्र शुंग था। पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में 185 BC में शुंग वंश की स्थापना करता है, जो कि एक तरीके से जो उत्तरवर्ती अशोक के जो उत्तरवर्ती थे उनके नीतियों का विरोध था, क्योंकि अधिकांश जो अशोक के उत्तराधिकारी थे वो पूरी तरीके से बौद्ध धर्म के अनुयायी हो गए थे और ब्राह्मण धर्म के विरोधी हो गए थे। तो इस प्रकार पुष्यमित्र शुंग एक नवीन ब्राह्मणवादी धर्म के रूप में हुआ और इनके प्रमुख जो अपने आचार्य थे राजपुरोहित पतंजलि थे, इनके द्वारा अश्वमेध यज्ञ करवाया गया। इसके साथ ही पुष्यमित्र ने अपने पुत्र अग्निमित्र को भेजकर विदर्भ राज्य को अपने अधीन कर लिया और भरूच स्तूप का निर्माण करवाया। इसके साथ साथ ही सांची के स्तूप में जो वेदिका बनी है उसका निर्माण पुष्यमित्र शुंग के द्वारा निर्माण कराया गया। कलिंग जो कि अशोक ने के द्वारा विजय कर लिया गया था, लेकिन इसके बाद अशोक के उत्तराधिकारियों द्वारा कलिंग उनके हाथ से निकल जाने के बाद जब पुष्यमित्र शुंग ने कलिंग पर आक्रमण किया तो कलिंग के शासक खरवेला ने इसे परास्त कर दिया। इसके बाद शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था, जिसकी हत्या वासुदेव 75 ईसा पूर्व में कर कर्ण वंश की स्थापना करता है। इस प्रकार जो शुंग वंश और कर्ण वंश थे उत्तर भारत में नवीन रूप से ब्राह्मण धर्म के उत्थान और विकास में सहायक रखे, और वस्तुतः ये कहा जा सकता है कि हिंदू धर्म के उत्थान और विकास के साथ साथ ही हिंदू धर्म को संहिताबद्ध करने में इन दोनों वंश का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इसके बाद दक्षिण में सातवाहन वंश की स्थापना सिमुक के द्वारा 30 ईसा पूर्व में करी जाती, जो 250 ईस्वी तक लगभग 280 साल तक रहती। इस वंश के प्रमुख शासक में सतकर्णी प्रथम, गौतमीपुत्र सतकर्णी, हॉल, पुलवामी आदि प्रमुख इसके शासक रहते हैं, जो कि मुख्य रूप से दक्षिण भारत के क्षेत्र में राज्य करते हैं। और गौतमीपुत्र सतकर्णी के बारे में कहा जाता है कि इसके घोड़ों ने तीनों समुद्र का पानी पिया था, अर्थात यह महान विजेता था। इसके बाद जो इसका उत्तराधिकारी पुलवामी वशिष्ठी पुत्र पुलवामी हुआ वो आंध्र भोज के नाम से जाना गया। ये जो सातवाहन वंश थे जो मुख्यतः मात्र सत्तात्मक सत्ता में विश्वास रखते थे, इसके कारण ही इनके जो अधिकांश सिक्के और जो अभिलेख हैं वो इनकी रानियों के नाम पर है। जैसे पुणे का रानी नागनिका का अभिलेख भी इसी का एक उदाहरण है। इसके बाद इन सभी वंशों का यदि अपन ओवरव्यू देखें तो हिंदू धर्म के पुनरुत्थान, सांस्कृतिक उत्थान तथा सांस्कृतिक राजनीतिक के साथ साथ ही एक तरीके से नवीन भारतीय संस्कृति और भारतीय समृद्धि के सूचक बने। मात्र सत्तात्मक सत्ता अर्थात माता और महिलाओं की स्थिति में इस समय अच्छा उत्थान हुआ। इसके साथ साथ ही जो संगम काल की पृष्ठभूमि तैयार हुई। इसके बाद इसी समय के बाद चूँकि अशोक के बाद उत्तर भारत पूरी तरीके से विलीन हो गया था, इसके कारण कुछ विदेशी आक्रमणकारी भी होने लगे। वस्तुतः विदेशी आक्रमण हिंदू धर्म से ही आकर्षित थे, जैसे हिंदू संस्कृति, हिंदू संस्कृत भाषा, हिंदू ज्ञान विज्ञान के प्रति आकर्षित थे। इनमें से ही सर्वप्रथम इंडो ग्रीक यानी कि हिंद यवन लोगों का भारत पर आक्रमण होता है। ये मुख्य रूप से पंजाब अफगानिस्तान वाले क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लेते हैं। इस भारत पर मुख्य रूप से यवन वंश की स्थापना डेमेट्रियस के द्वारा 1 ईस्वी में करी जाती है। इसके बाद इस वंश का सबसे प्रतापी शासक नागसेन रहता है, जो कि मिनांडर रहता है, जो कि नागसेन नामक बौद्ध भिक्षु से शिक्षा दीक्षा लेता है और इसी की राजधानी साकल शिक्षा का प्रमुख केंद्र रहती है। इसके द्वारा ही स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती है। भारत में सर्वप्रथम यूनानी द्वारा ही स्वर्ण मुद्रा चलाई जाती है और बौद्ध साहित्य में इनको मिलिंद के नाम से जाना जाता है। बौद्ध साहित्य में इनके मतलब बहुत अच्छी स्थिति में देखा जाता है। इसके बाद भारत में शक आते हैं जो सीरिया मूल के निवासी रहते हैं और गोलन पास से भारत में प्रवेश करते हैं। ये बोलन पास से भारत में प्रवेश करते हैं। इनकी मुख्यतः 5 शाखाएं रहती है। अफगानिस्तान, एक शाखा अफगानिस्तान साइड चली जाती है, एक शाखा पंजाब साइड, एक पश्चिमी भारत में रहती है, एक मथुरा में हो जाती है और एक ऊपरी दक्कन जैसे अपने महाराष्ट्र वगैरह उज्जैन वगैरह इस क्षेत्र में इन लोगों की शाखाएं रहती है। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदमन रहता है, जो कि इनका संस्कृत के प्रति इतना प्रेम था कि संस्कृत भाषा का पहला अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदमन के द्वारा ही मतलब स्थापित कराया गया है। संस्कृत विशुद्ध संस्कृत है। इस वंश का अंतिम शासक रुद्र सिंह रहता है, जैसे चंद्रगुप्त, द्वितीय विक्रमादित्य जो गुप्त साम्राज्य के राजा रहते हैं उनके द्वारा इसको पराजित कर दिया जाता है। इसके बाद भारत में पहला आते हैं। पहला मुख्य रूप से ईरान की जाति रहती है, ईरान के लोग रहते हैं और ये 71 ईसा पूर्व से 1 ईसा पूर्व में आते हैं और कालांतर में ये भारतीय समाज में पूरी तरीके से विलीन हो जाते हैं।
इसके बाद भारतीय भू राजनीतिक स्थिति में एक मतलब विशाल परिवर्तन देखने को मिलता है 15 ईस्वी के समय, जब यूची जनजाति के लोग जो कि मुख्य रूप से अपने क्या बोलते हैं कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान क्षेत्र के रहते हैं, भारत में प्रवेश करते हैं, जो मुख्य रूप से पंजाब और कश्मीर वाले क्षेत्र में ही इनका आधिपत्य स्थापित करते हैं और कुषाण वंश की स्थापना रखते हैं। इस वंश के संस्थापक कुजुल कार्डिफिसिस रहता है तथा इस वंश का सबसे प्रतापी शासक कनिष्क रहता है, जो 78 ईस्वी में राजा बनता है। कनिष्क एक महान विजेता के रूप में होता है और इसी विजय के अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में यह एक संबद्ध सख संबंध की स्थापना करता है, जो 78 ईस्वी में प्रारंभ होता है, जिसे भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कैलेंडर के रूप में स्वीकृति दी गई। यह मुख्य रूप से 21-22 मार्च को प्रारंभ होता है। कनिष्क की 2 राजधानी, एक पुरुषपुर मतलब वर्तमान पेशावर और मथुरा थी। कनिष्क ने कश्मीर जीतने के बाद वहाँ पर कश्मीर में कनिष्कपुर नामक एक राज्य बना। इसके साथ साथ ही जो रोम साम्राज्य वर्तमान में जो ग्रीक है, ग्रीक और इटली के आसपास का जो क्षेत्र, वहाँ से जो चीन का जो राज्य था, वहाँ तक एक रेशम मार्ग होता था। चूँकि चाइना में रेशम की अच्छी मात्रा में खेती होती थी और जो रेशम जो मध्य पूर्व एशिया या यूरोप के देशों में जाता था वो रेशम मार्ग होता था। इसके कारण कनिष्क ने जब रेशम मार्ग पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया तो इसकी आय में बहुत ज़्यादा वृद्धि हो गई। वृद्धि होने के साथ ही अर्थव्यवस्था अच्छी हो गई। इसके कारण इस कनिष्क के समय ही सर्वाधिक मात्रा में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के इनके द्वारा चलाए गए। भारतीय इतिहास में सर्वाधिक सोने के सिक्के कनिष्क के कार्यकाल में ही चलाए गए। अब इसके बाद यदि अपन विदेशी आक्रमण का यदि ओवरव्यू देखें तो आर्थिक रूप से इन्होंने सोने के सिक्के चलाए, उन्हें निष्क कहा जाता था और चांदी के सिक्के को शतमान कहा जाता था। और इसके साथ साथ ही इन्होंने एक साइड इनकी मतलब अपनी ग्रीक भाषा में सिक्के ढले थे और दूसरी तरफ इनके अपनी खरोष्टी लिपि और प्राकृतिक भाषा में लिखे थे। इसके साथ साथ ही इनका रोमन के साथ व्यापार था, जैसे शराब के कलश और शराब और चांदी, सोने के सिक्के, पुखराज, टिन, तांबा, शीशे इत्यादि मध्य एशिया रोम आदि देशों से बुलाए जाते थे। काली मिर्च वगैरह वहाँ पर रोम के देशों को भेजी जाती। काली मिर्च इतनी वहाँ पर प्रिय थी कि वहाँ पर काली मिर्च का संस्कृत में नाम यवन प्रिय का पड़ गया। चूँकि जो अंटार्कटिका वाले जो देश हैं अपने उत्तरी ध्रुव वाले, वहाँ पर मछली पालन ज़्यादा मात्रा में होता है और मछली में लौंग इलायची डाल के खाई जाती है, इसके कारण उसके स्वाद में वृद्धि हो जाती है। यदि शिल्प और उद्योग के रूप में देखा जाए तो मुख्य रूप से वस्त्र उद्योग ही प्रमुख था। इसके साथ साथ ही जो उत्तर भारत के व्यापारी सेठ कहलाते थे और दक्षिण भारत के व्यापारी सेट्टी कहलाते थे। धार्मिक व्यवस्था के रूप में इस समय अवतारवाद की वृद्धि हो जाती। अवतारवाद को मतलब ज़्यादा माना जाता है और गणेश, कार्तिकेय, मातृदेवी, वृक्ष आदि की पूजा हो जाती। कला के क्षेत्र में गंधार तथा मथुरा कला होती है। गंधार कला में बौद्ध मुख्य रूप से भारत में मूर्ति का प्रचलन बौद्ध की मूर्ति से ही होता है और गंधार कला में बौद्ध को यथार्थवादी ज़्यादा मतलब चमत्कृत और बहुत आकर्षक बताया जाता है, जबकि मथुरा शैली में एक बौद्ध का एक आकर्षक एक आदर्श स्वरूप बताया गया है। गंधार शैली में नीले तथा काले पत्थर से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था, जबकि मथुरा शैली में लाल बलुआ पत्थर से निर्माण किया जाता है। गंधार शैली मुख्य रूप से अपने उत्तर पश्चिमी भारत में थी और जबकि मथुरा शैली उत्तर मतलब जो अपना यूपी का मुख्य रूप से यहाँ पर इसका विकास हुआ था। और इसके साथ साथ ही भारत एक उच्च स्थिति में पहुँच गया था इस समय। इसी के समय विभिन्न प्रकार की स्मृतियाँ जैसे मनुस्मृति शुंग काल में हुई। इसके साथ साथ ही मौर्योत्तर काल में विभिन्न प्रकार के साहित्यिक रचना हुई, जैसे कि महाभाष्य द्वारा पतंजलि के द्वारा महाभाष्य की रचना करी गई। चरक संहिता की रचना हुई। मिलिंद पन्हो, नागसेन और इन दोनों के जो संवाद हुआ था उसे मिलिंद पन्हो कहा गया। चारुदत्त जो कि एक दक्षिण का एक कवि था, उसके मतलब चारुदत्त एक रचना है, दक्षिण के भास कवि की रचना है। पतंजलि के द्वारा जो पुष्यमित्र शुंग के राजपुरोहित थे, अष्टाध्याय जो कि पहली व्याकरण ग्रंथ है भारत का संस्कृत के रूप में। इसके साथ साथ और फिर ये जब इन साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हुआ तो ये गुप्त साम्राज्य की पृष्ठभूमि इसमें तैयार हुई। इसके बाद भारत में विशाल स्वर्ण युग गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। उम्मीद है ये वीडियो आपके ज्ञानवर्धक में सहायक रही होगी। जय हिंद।